नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसीलिए ये वीडियो जो है लॉन्ग होगी, इसलिए अपना पेशेंस बनाए रखें और सारी बातों को नोट करते हुए चलें। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। चलिए, वैसे तो हम एग्ज़ाम की तैयारी करें। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। देखो, आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका के अंदर हम लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। एक प्रस्ताव, धन विधेयक या साधारण विधेयक कैसे बनता है, इन सब से संबंधित हमने लोकसभा, राज्यसभा में पढ़ा जाता है। कार्यपालिका के अंदर अस्थायी राजनीति होती है, जो मंत्रिमंडल ये सब वगैरह निर्माण करती है। ठीक है, जिसे हम मंत्री परिषद बोलते हैं, वो कार्यपालिका का भी निर्माण करती है। जिसके अंदर नौकरशाही, जिसके अंदर IAS, IPS, IRS ये जो अधिकारी होती हैं उच्च पद के, ये नौकरशाही में आते हैं, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। और ये क्या होती है, फिक्स होती है कार्यपालिका के अंदर। और राजनीति जो है, ठीक है, वो अस्थायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हर 5 साल बाद दोबारा इनके चुनाव होते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये फिक्स नहीं होते, अस्थायी होती है। ठीक है, और नौकरशाही फिक्स होती है। न्यायपालिका आप सबको पता है, ये स्वतंत्र, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, चलिए कार्यपालिका हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। सबसे बड़ा पद होता है हमारे भारत में। ठीक है, और भारत का सबसे पहला व्यक्ति भी राष्ट्रपति होता है। चलिए, आर्टिकल 52 में संवैधानिक प्रमुख है ये। ठीक है, संविधान के द्वारा इस पद का एक दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 53 में यानी अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 54 में, ठीक है, जो सेनाएं होती हैं ना तीनों, नेवी, एयर फोर्स और आर्मी, ठीक है, इन सब का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। इन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब योग्यता क्या है, इसको लास्ट क्लास में भी हम पढ़ चुके थे। भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई विदेशी नहीं। अन्य किसी पद के लिए विदेशी नागरिक आ सकता है, उसके लिए अलग अलग प्रावधान लिखे गए हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति होने के लिए भारत का नागरिक होना ही कंपलसरी है बस। और वो व्यक्ति जिसकी एज 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य की योग्यता पूरी हो। ठीक है, वो वाली योग्यता नहीं, ये तो पता है आपको, एज इसकी 25 होती है, उसको छोड़कर बाकी अन्य योग्यता जो लोकसभा में मांगी जाती हैं वो सारी की सारी राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। लाभ के पद का ना हो। ठीक है, लाभ के पद का ना हो, कहने का मतलब ये है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे नेता, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब लाभ के पद पर नहीं होते हैं। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्यपाल है, राष्ट्रपति है या नेता है कोई, या उपराष्ट्रपति है, वो इलेक्शन के लिए नॉमिनेट या अपना इलेक्शन लड़ सकता है वो व्यक्ति जो इन पद पर है। इनको लाभ का पद नहीं माना गया है। किसी कंपनी में जॉब कर ऐसे हैं तो उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये सब लाभ के पद नहीं होते हैं। ठीक है, ये बस समझ आए, ये सब लाभ के पद नहीं होते हैं। समझ आ रहा है ना। और आपने भी जनरली ये देखा होगा कि बहुत सारे जो नेता हैं वो इलेक्शन लड़ने आते हैं, इस्तीफ़ा दे के आते हैं। ठीक है, इस्तीफ़ा दे देते हैं, उसके बाद ही वो चुनाव वगैरह लड़ते हैं। देखो, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो क्या कर रहे हैं, इस्तीफ़ा दे के आते हैं, या कुछ लोग बिना इस्तीफ़ा के भी आते हैं, बिना अपना वो रिज्यूम दे के आते हैं, वो इस्तीफ़ा वाला। ठीक है, यानी कि हम अपना रिज़ाइन दे के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप राष्ट्रपति बन जाते हो, ठीक है, तब आपको इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है। उससे पहले कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई मंत्री या राज्यपाल या उपराष्ट्रपति इस्तीफ़ा दे। अब यहाँ पे राष्ट्रपति कहोगे, राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है, वही दोबारा, यानी कि हमारे भारत में री इलेक्शन की भी बात बोली गई है आर्टिकल 57 में। ठीक है, आर्टिकल 57 में री इलेक्शन की बात बोली गई कि एक राष्ट्रपति चाहे दोबारा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जितना मर्जी चाहे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है निर्वाचन। ठीक है, इलेक्शन। अब देखो, जैसे हमारे भारत में स्वतंत्र बॉडी है, इलेक्शन बॉडी है, जिसे हम कहते हैं चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग भी जिसे हम बोलते हैं। आर्टिकल 324 के अंतर्गत
ठीक है। इसके बारे में आपकी 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक में लिखा हुआ है, उसका चैप्टर नंबर 3 है और पेज नंबर 2 में ये बात भी लिखी गई है। भारत में स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक संवैधानिक संस्था है जिसका नाम है आर्टिकल 34 के अंतर्गत चुनाव आयोग, जो चुनाव करवाता है पूरे भारत में। जैसे कि मंत्री, एमएलए इन सबके चुनाव होते हैं, उसी तरीके से एमपी के भी चुनाव होते हैं, उसी तरीके से आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनके भी चुनाव किए जाएंगे। ठीक है। चलो, निर्वाचन मंडल में कौन कौन वोट डालते हैं? देखो, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है। विधान परिषद के लोग वोट नहीं डालते हैं और मनोनीत जो होते हैं वो भी वोट नहीं डालते हैं। मनोनीत का मतलब है जो लोग राष्ट्रपति के द्वारा पहले ही चुन लिए जाते हैं, वो लोग वोटिंग नहीं करते हैं इसके अंदर, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो वही लिखा है निर्वाचित सदस्य, ठीक है, जिनके लिए चुनाव होता है। लोकसभा में मैक्सिमम सीट जो है 550 जाती है, अभी नॉर्मली 545 है। उसके अंदर 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, ठीक है, तो उनको हटा के तो 543 हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य 233, इसकी मैक्सिमम 250 जाती है। अभी जैसे नॉर्मली जैसे इसके 545 थे, उसका 245 है, जिसमें से 12 बंदे ऑलरेडी राष्ट्रपति के द्वारा चुन लिए जाते हैं, इसलिए इनको अलग कर दिया जाता है। इसलिए 233 लोग ही वोट डालते हैं। राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य और दिल्ली एवं पांडिचेरी के सदस्य भी वोट करते हैं। पहले नहीं करते थे वोट, लेकिन 70वें संशोधन के द्वारा 70वां भारतीय संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसके तहत क्या हुआ, अब ये लोग भी वोटिंग कर सकते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी के। बाकी अन्य जो यूनियन टेरिटरी बने हैं, ठीक है, 9 हैं, बाकी जो भी केंद्र प्रशासित राज्य हैं, ठीक है, स्टेट्स हैं, वहाँ पे राज्यपाल नियुक्त होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो सदस्य होते हैं वो वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अब यहाँ पे लिखा है मतदान कौन करता है। ठीक है, मतदान कौन करता है, कौन वोटिंग करता है? देखो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब वोट करते हैं। ठीक है, संसद के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ये सब वोट करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में पूरे देश के एमएलए, ठीक है, विधायक और सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतदान यानी वोट डालते हैं। मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते। ठीक है, ओके। अब यहाँ से याद रखना, जो जो ज़रूरी बातें उन्हें ऐड करते रहना, जैसे ये ब्लैक पेन से जो लिखी हैं उन्हें ऐड कर लेना। वोट का मत का मूल्य, यानी कि एक विधायक का यानी एमएलए के मत का मूल्य कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। आर्टिकल 55 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि राज्यों की कुल जनसंख्या, यानी कि राज्यों की जो कुल जनसंख्या वो यहाँ पे लिखो, और विधायकों की संख्या उस राज्य में जितने भी टोटल है वो करो गुणा 1/1000। ठीक है, 1/1000 ये आपका फॉर्मूला होता है, जिससे आपका एक मत का मूल्य निकल आता है, यानी एक विधायक का मूल्य। एग्जाम्पल में यहाँ दे रखा है, देखो हमारे यहाँ जो जनसंख्या कैलकुलेट की जाती है वो करी जाती है 1971 के चुनाव, 1971 के समय की, वो भी मैंने बातें लिख दी हैं, टेंशन ना लो। देखो 1971 के टाइम में राजस्थान की जो जनसंख्या थी 2,57,65,806 और विधायकों की टोटल संख्या थी 200, फिर गुणा 1/1000 कर दिया, तो एक मत का मूल्य आपका आ गया 129। ठीक है, यानी वहाँ पे एक विधायक जब वोट करेगा, एक एमएलए वोट करेगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी 129 होगी, इस बात को याद रखना। और इनके चुनाव में एमएलए और एमपी ही करते हैं, आम जनता इनके चुनाव नहीं करती है। ठीक है, ये आप प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होता है जहाँ पे जनता के द्वारा चुने हुए नेता एमएलए और एमपी ही वोट डालते हैं। चलो, यानी नेता चुनता है, फिर वो एमपी चुनता है, ये सारी चीज़ें। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर क्यों भाई 1971 का करा जाता है? देखो 1971 के जनसंख्या के आधार पर गणना की जाती है, क्योंकि देखो ये भारत का एक छोटा सा नक्शा बनाया मैंने भाई, ठीक है, समझ लो, भारत का नक्शा बनाया। ये हमारा साउथ का इलाका, ये पूरा दक्षिण भारत का एरिया। भारत में हुआ जनसंख्या विस्फोट, उस टाइम ना जनसंख्या विस्फोट हो गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही थी और गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही थी।
ठीक है। तो गवर्नमेंट ने नारा दिया, हम दो हमारे दो, ठीक है, दो बच्चे ही बहुत, इसका इन्होंने नारा दिया था। ये नारा सिर्फ दक्षिण भारत में ही लागू हो पाया था। तो दक्षिण भारत के लोगों ने सभी को बोला, भाई क्या है, हमने आपकी बात मानी, ठीक है, हमने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया, लेकिन बाकी स्टेट्स में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये संशोधन वगैरह किया गया कि जो भी विधायक वगैरह होंगे उनके मत का मूल्य जो निकाला जाएगा वो 1971 की जनसंख्या के आधार पे ही निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी और कुछ नहीं था, इसलिए हम उस टाइम का मानते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो आने वाले जैसे कि 2026 में होगी जनसंख्या, तो उसमें वो कर सकती हैं चेंज, जैसा गवर्नमेंट का मन होगा वो उस हिसाब से वो डिसीज़न ले सकती हैं। लेकिन वर्तमान में किसी एमएलए एमपी का जो भी हम ये कैलकुलेट करते हैं मत का मूल्य, तो राज्य की जो जनसंख्या कैलकुलेट की जाती है वो 1971 के टाइम पीरियड की जनसंख्या का आधार माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सांसद के मत का मूल्य, ठीक है। इसमें देखो सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य, ठीक है, सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य, निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या, देखो सांसद कितने होते हैं लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233, इन दोनों का टोटल कर देंगे 776 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी आप यहाँ से देख सकते हो डाटा मैंने लिख रखा है, ठीक है, कि राज्य में मान लो 29 राज्य हैं, 2 केंद्र प्रशासित देश, ठीक है, वो नाम थे उसके दिल्ली और पांडुचेरी, इनको ऐड कर दिया तो टोटल 31 आ गए। कुल विधायक कितने पूरे उसमें, तो 4120, आप सारा कैलकुलेट करोगे तो मत का मूल्य ये आ जाएगा, ठीक है, ओके, ये उसका आ जाएगा सांसद का। तो बस यहाँ पे एक राजस्थान का एग्जांपल दे रखा है, राजस्थान का एक विधायक का मूल्य 129 है, वहाँ पे कुल राजस्थान के विधायक जो हैं 200 हैं सीटें, गुणा कर दो तो 25,800 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, हर स्टेट का जो वैल्यू है वो अलग अलग होता है, कहीं पे किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं पे विधानसभा की सीट कम है, कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा यूपी में 208 है और सबसे कम सिक्किम में है। तो यहाँ की जो वोटिंग सबसे ज़्यादा जो मत का मूल्य 208 यूपी का आता है, सिक्किम का सबसे कम आता है, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे वैल्यू रखोगे, सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य 5,49,774 डिवाइडेड बाय निर्वाचित सांसदों की संख्या 776 आ जाएगा। वो 74 था, 76 है, काट दोगे 708 हो जाएगा। जनरली इसको मानते हैं 708 को, 708 0.9 को नहीं मानते, इसको मानते हैं, ठीक है, ओके। ये सारी बातें नोट कर लेना, जो बंदे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जिसको अपने जैसे इग्नू के लोग हैं, सोल के हैं, जो भी रेगुलर के हैं, उनको नॉर्मली ये जो ब्लैक से ये लिखा हुआ है ये सारे फॉर्मूले वगैरह लिख लेना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी नोटबुक में देख लेना, किताब में जो 102 की बुक है उसमें भी बहुत शॉर्ट दे रखा है, तो उसको पढ़ना और यहाँ से सारी चीज़ें उठा के अपने हिसाब से लिख लेना। ये तो सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे नोट करके भी लिखा है, अलग अलग राज्यों के वोट की वैल्यू इक्वल नहीं होती। एमपी के सांसद के वोट वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि एक का निकल आता है फिर उसका बाद में सभी का कैलकुलेट कर देते हैं, इसलिए ज़्यादातर सांसद के वोट से ही कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। निर्वाचित चुनाव प्रणाली, अब कौन सा सिस्टम यूज़ करा जाता है वोटिंग के लिए, देखो भाई एक होता है ना प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए स्वार्थिक वोट मत प्रणाली, स्वार्थिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ऐसी नाम है उसका, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे कि सीएम के लिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इसके लिए हम उस प्रणाली का यूज़ करते हैं। उसमें सीधा सा मैसेज यही है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर देखते हैं प्रेफरेंस, वरीयता, कि किसकी कैसी ज़्यादा पसंद है, उस हिसाब से उसको जीता हुआ माना जाता है। अभी आपको समझ आएगा। पहले आप इस प्रणाली का नाम देख लो, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसको इंग्लिश में भाई ये बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। एग्जांपल इलेक्शन, देखो उम्मीदवार है,
ठीक है। टोटल वोट्स मान लो यहाँ पर 50 हैं, ठीक है, ठीक है। ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं, 3 उम्मीदवार है, ए बी सी, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो बंदा वोट करता है ना, जो एमएलए एमपी होते हैं, उसकी उनको एक पर्ची मिलती है, ठीक है, मतदान पर्ची, ठीक है। यहाँ पे प्रत्याशी यानी कैंडिडेट का नाम लिखा होता है और वरीयता, वरीयता का मतलब होता है प्रेफरेंस, आपकी पसंद कौन सी है पहले, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ घूमना चाहोगे भारत के अंदर, कोई तीन जगहों के नाम बताओ। कोई कह सकता है गोवा जाऊँ, कोई कह सकता है मनाली जाऊँ, कोई कहता है ऋषिकेश जाना चाहूँगा। अब ये 3 मान लो किसी ने नाम दिया, वो कहेगा पहली पसंद आपकी क्या है। हो सकता है मनाली जाए, कोई कहेगा मैं ऋषिकेश जाना चाहूँगा, ठीक है, कोई कहेगा मैं गोवा जाना चाहूँगा। तो हर किसी की अपनी अलग अलग प्रेफरेंस होती है, अपनी अपनी क्या होती है, वरीयता होती है। तो वहीं पर इन 3 कैंडिडेट में पूछा जाता है, तीन कैंडिडेट होंगे, पर्ची पे सबके नाम लिखे रहते हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि एक बंदा वोट करेगा, ठीक है, तो वो कह सकता है कि ए जो है मेरी पहली पसंद है, ठीक है, और सी जो है मेरी दूसरी है, और जो बी है वो मेरी तीसरी पसंद है, ठीक है। पहली पसंद ए को रख दिया, दूसरी पे सी को रखा और तीसरी पे बी को रख दिया। समझ आ रहा है? एक प्रेफरेंस होती है, एक पसंद होती है। चलो अब आता है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट को पास आउट करने के लिए जैसे 50 यहाँ पे हम वोट्स माने, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि कम से कम किसी भी वोट, जो भी कैंडिडेट है, कम से कम उसको 12 वोट्स तो मिलने चाहिए। जिसको 12 से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो जीता हुआ माना जाएगा, ठीक है, वो जीता हुआ मान लिया जाएगा, ये कह रखा है, ठीक है। समझ आई? तो यहाँ पर ये कोटा बनाया जाता है कि जैसे मैंने 12 का बताया मिनिमम, उसी तरीके से यहाँ पे कोटा बनाया जाता है। जैसे एग्ज़ाम में होता है ना, कहीं भी कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ होती है कि इतने तो आने ही चाहिए, ठीक है। जैसे या किसी एग्ज़ाम में पास होना है तो एक मिनिमम मार्क्स तो इतने होने ही चाहिए, तब जाके आप पास आउट माने जाओगे। तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ कोटा निर्धारित होता है। कुल वैध मत हैं, निर्वाचित पदों की संख्या कितनी है, +1 फिर +1, ठीक है। कुल वैध मत बटे में निर्वाचित पदों की संख्या +1 फिर +1, ठीक है। आपका एक कोटा आ जाएगा जो भी आपको बनाना हो। चलिए ओके, यहाँ पे कैलकुलेट भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 50 है, निर्वाचित पद कितने हैं, 3 है, फिर +1 है, ठीक है, ओके। ये आ गया आपका कितना, 50 को भाग कर दो 4 से, तो आपका आ जाएगा लगभग 12.5, ठीक है। फिर +1 कर दो तो 13.5, अप्रोक्स लगा लो 14 वोट्स तो उसे मिलने चाहिए किसी भी कैंडिडेट को, तभी वो माना जाएगा, अन्यथा वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिजल्ट करते हैं ABC, यहाँ पे वोट 50 वोटर से उन्होंने अपना अपना वोट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वरीयता ए को मिल गई, बी को मिल गई, सी तो फेल हो गया, उसे सबसे कम, कोटा भी पास आउट नहीं हुआ। तो इसमें क्या होगा कि जो 10 वोट है ना, ये लॉस हैं, सी को हटा दिया जाएगा और सी के अंदर में जितने भी वोटर्स थे जिन्होंने वोट करे थे, इसमें देखी जाएगी किसकी पहली पसंद क्या थी। तो हो सकता है जो अन्य ऑप्शंस थे, यानी कि पहली वरीयता यहाँ पे सी थी, उसके बाद जो दूसरी में ए या बी हो सकता है। तो देखा गया तो ए की पसंद वाले इसमें थे 6 थे, तो इसमें ऐड कर दिए। बाकी 4 थे वो बी में ऐड कर दिए। तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा आपका 23। तो टोटल वोट्स आपके 50 हो जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या पता लगे एंड में जीता कौन है, ए जीता है, और वोट भी पूरे पड़ गए, तो ए हमारा जो है राष्ट्रपति बन जाएगा। ये है पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो नोट करके, नोट, अगर मत बराबर हो जाए यानी कि वोट टाई हो जाए, यहाँ पर देखा था डिफरेंट कितने का आ रहा है, 4 वोट्स का डिफरेंट आ रहा है 27 और 23 में। मान लो टाई हो जाता, ठीक है, तो क्या होता, अगर मत बराबर हो जाए तो टाई, ठीक है, देख लेना भाई स्पेलिंग जो भी है, बराबर हो जाए तब सभी वोट की वरीयता चेक होगी, दोबारा से चेकिंग की जाती है, यानी कि दूसरे की प्रेफरेंस कैसी है, ठीक है, ओके। तो उसके बाद पता लग जाता है कौन जीता है, ए जीता है या बी जीता है, ठीक है। मान लो A B में टाई हो गया था, फिर दोबारा से चेकिंग होती है, फिर पता लग जाता है वरीयता, ठीक है।
क्योंकि 1969 में ऐसा हुआ था कि पहली जब वोटिंग पड़ी थी, काउंटिंग हुई थी, तो 1969 वीवी गिरी और वसी नीलम संजीव रेड्डी में वोट्स इक्वल पड़ गए थे, तो टाई हो गया था। तो दोबारा से चेकिंग होती है जिसमें वीवी गिरी जीत जाते हैं। जैसे कि अभी बताया ना, सी की वोटिंग काउंटिंग की देखा जाता है, फिर वो जीत जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। फिर नीलम संजीव रेड्डी का 1977 में चुनाव हुआ था कि पहले राष्ट्रपति थी जिनको निर्विरोध राष्ट्रपति बनने थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चीज़ देखो ध्यान से, ये हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति का उम्मीदवार 15,000 रुपये RBI के पास जमा करता है। जब कोई भी कैंडिडेट आएगा, ठीक है, जो भी कैंडिडेट आते हैं वोटिंग के लिए कि हमें पार्टिसिपेट करना है, तो वो 15,000 रुपये RBI के पास जमा कराते हैं। ठीक है, अगर कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त ना हुए तो 15,000 रुपये जब्त कर लिए जाते हैं। कहने का मतलब है, जैसे भी टोटल मत बताए थे ना, ठीक है, जैसे कि 50 का 6 कर दो, क्या आएगा बताओ, भाग करने पे ये लगभग आपका 8.3 अप्रोक्स 9 लगा लो। और किसी को 9 से कम वोट पड़ जाए ना किसी को, तो उसके 15,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहीं पे अगर आप चाहोगे कैलकुलेशन, अगर आपको हार्ड पड़ रही है, तो कह लो कुल वोटर्स हैं 60, तो इसका 1/6। ठीक है, तो आपको जो है टोटल जो है कम से कम 10 वोट मिलने चाहिए, 60 में से 10 वोट मिलने चाहिए। अगर 10 वोट नहीं मिले तो 15,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे, उस कैंडिडेट के नहीं दिए जाएंगे पैसे। चलिए अब यहाँ पर अब देखते हैं शपथ वगैरह, शपथ ग्रहण। ठीक है, आर्टिकल 60 में बोला गया है कि शपथ जो राष्ट्रपति जीतते हैं वो किसके समक्ष करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ पढ़ी जाती है। इनका वेतन होता है 5 लाख रुपए, टैक्स फ्री होता है, सबसे ज़्यादा है अभी तक तो 5 लाख रुपए सैलरी होती है, टैक्स फ्री होता है। इनका कार्यकाल, ठीक है, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति पद ग्रहण, पदवी जिसे बोलते हैं, आर्टिकल 56 में बताया कि 5 साल के लिए कार्यकाल करते हैं, जब तक नया उम्मीदवार ना आ जाए तब तक ये ही राष्ट्रपति बने रहते हैं। आर्टिकल 56 काम है त्यागपत्र उपराष्ट्रपति। 61 में बता रखा है अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र वगैरह देना है तो वो उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में उनको दे देते हैं और वो सारे बैठ जाते हैं। अगर उपराष्ट्रपति उपस्थित ना हो, नहीं है, तो उपराष्ट्रपति सारा कार्यभार संभालते हैं। अगर वो भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो करते हैं। अगर ये भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सबसे सीनियर जज होंगे वो ये कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है? चलिए, और हाँ एक चीज़ और है जो ये ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से वीडियो। आर्टिकल 71, अगर किसी को शक होता है कि इलेक्शन जो है गलत तरीके से हुए हैं, अगर शक होता है कि अगर इलेक्शन जो है गलत किए गए हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हुआ है गलत, वो गलत हुआ है वोटिंग। ठीक है, ओके, अगर कोई कहता है कि वोटिंग जो है गलत पड़ी है, तो उसमें क्या होगा कि कम से कम 20 मेंबर, 20 उम्मीदवार कैंडिडेट क्या करेंगे, केस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके, भाई साहब राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है वो गलत हुआ है। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर। ऐसा नहीं है कि अब बंदा शपथ लेने जा रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति चुन लिया, वो शपथ ली जा रही है, वहीं पे कहने लग गया इलेक्शन गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पहले बताना पड़ता है। ठीक है, फिर 30 दिन बाद 5 जजों की एक कैबिनेट बनती है, बेंच बनती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 जजों की बेंच बनती है, वो सारा काम करती हैं। इसके अंदर फाइनल रिपोर्ट तैयार करने में समय लग सकता है। ठीक है, ओके, जब ओके मतलब कि जो भी चुन लिया गया है व्यक्ति, वो जीत गया है राष्ट्रपति चुनाव, वो काम तो करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन में हो सकता है टाइम लग जाए, इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। एक दिन में ही हो सकता है, हफ्ते में हो जाए, 1 साल में हो जाए, कुछ नहीं पता। मान लो कि 2 महीने में बता दिया गया कि राष्ट्रपति ने का जो चुनाव है वो गलत तरीके से हुआ है या रॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो मान लो 2 महीने बाद बताया गया है, मैसेज आया आफ्टर 2 मंथ। ठीक है, 2 महीने बाद बताया गया कि भाई इलेक्शन राष्ट्रपति के गलत हुए हैं, तो इस 2 महीने के अंतराल में राष्ट्रपति द्वारा जो भी
कानून बनाया गया होगा, जो भी प्रस्ताव पास किया होगा या जो भी इन्होंने काम किया गया होगा उसे वैध माना जाएगा, यानी कि इलीगल नहीं माना जाएगा। वो ठीक है, वो सारे काम को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। वो बात की बात है कि आगे जो नया राष्ट्रपति बने वो उन सब काम को कैंसिल कर दे कानून वगैरह बना के, वो बात की बात है। लेकिन उस टाइम पीरियड तक उन्होंने जो भी काम किए गए होंगे उनको सब कुछ वैध माना जाएगा, उसे बेकार नहीं किया जाएगा। आगे चल के किसी प्रस्ताव के द्वारा उसे हटा दिया जाए, वो चीज़ें अलग हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। शायद मुझे लग रहा है एक पॉइंट रह गया है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर रह गया है, योग्यताएँ। यहाँ पर ये होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ना, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 सदस्य, यानी 50 क्या होते हैं, प्रस्तावक होंगे, प्रस्तावक, ठीक है, और 50 अनुमोदक, जो ये बताते हैं कि ये जो व्यक्ति आए हैं वोट के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ये सारे के सारे क्या हैं, ठीक है। ये स्वीकृति देते हैं, अनुमोदक जो होते हैं एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ भाई ये जितनी भी लिस्ट आई है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, कोई भी बंदा ख़राब नहीं है, सब क्या हैं, बढ़िया हैं, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। और राष्ट्रपति का चुनाव आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता भी है, और राष्ट्रपति के एग्ज़ाम से इस टॉपिक से तो ये क्वेश्चन रह भी सकता है। किसी को आप अच्छे से प्रिपेयर करो या ना करो, लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखो 27 मिनट की हो गई है, लाइक तो बनता है आपका, सब्सक्राइब भी।